हेलो एंड वेलकम टू नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपकी होस्ट सोनम। आज स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे कैंसर के बारे में जो सबसे ज्यादा महिलाओं में होने वाला दूसरा कैंसर है और इसकी अवेयरनेस काफी कम है। तो इस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट, जिनमें सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं डॉक्टर रोहित रघुनाथ जी का, जो कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन है नारायणा हेल्थ मजूमदार हॉस्पिटल में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर संपदा देसाई, जो कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिकल कैंसर एंड रोबोटिक सर्जन पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में है, और साथ ही डॉक्टर मीना बहल, जो कि डायरेक्टर ओबी एंड गायनोकोलॉजी फोर्टिस लाफेम ग्रेटर कैलाशा से हमारे साथ जुड़ी है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और बिना देरी करे हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें मैं पहला सवाल डॉक्टर नीना जी से करना चाहूंगी, जिसमें मैं उनसे ये जानना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और किस उम्र में इसका रिस्क डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। किसी भी कारण से जब बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें एबनॉर्मल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे कभी कभी शरीर में कोई इन्फेक्शंस आती हैं, खास करके वायरल इन्फेक्शंस जिसको हम एचपीवी इन्फेक्शंस बोलते हैं। वो इन्फेक्शन आती है और धीरे धीरे बच्चेदानी के मुंह के जो सेल्स होते हैं उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। और इसमें थोड़ा समय नहीं लगता, लंबा समय लगता है। वायरल इन्फेक्शन जब लंबा टाइम रहती है शरीर में तो सेल में चेंजेस आते हैं और फिर उसमें कैंसर बनना शुरू हो जाता है। कैंसर जैसे कि हम सभी जानते हैं जानलेवा हो सकता है। तो लेकिन सारा जो मेन चीज है, हमारे को उस स्टेज पे इस कैंसर को पकड़ना है जबकि वो अभी फुल फ्लेज्ड हुआ नहीं है, सिर्फ चेंजेस आने शुरू हुए हैं। सारा प्रयास हमारा वहीं पे रहता है। आपने कहा कि हमें उस स्टेज पर पकड़ना है, तो क्या मैं जान सकती हूँ, हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि किस उम्र में इसका रिस्क जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि ये पहले एक वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर पहले वायरल इन्फेक्शन आती है बॉडी में। धीरे धीरे लंबा टाइम वो वायरल इन्फेक्शन बॉडी में रहती है तो कैंसर सेल्स में बदलने लगती है। तो ये जो टाइम होता है ये एक दिन दो दिन नहीं है, ये सालों साल लगते हैं। तो हमारे को ये कैंसर, और जैसे कि हम जानते हैं सभी कैंसर्स का 40 साल के ऊपर ज्यादा रिस्क रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। पर जितनी जल्दी महिला सेक्सुअली एक्टिव होती है उतनी ज्यादा जल्दी वायरल इन्फेक्शन आने का खतरा रहता है। तो 21 साल से ऊपर ही हमें स्क्रीनिंग यानी कि टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, हर 3 साल में 5 साल में, डिपेंडिंग हम किस क्राइटेरिया से उसको टेस्ट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सकें वायरल इन्फेक्शन को कैंसर में बदलने से पहले। तो मैं दूसरा सवाल डॉक्टर रोहित से करना चाहूंगी, जिसमें हम वार्निंग साइंस की बात करेंगे कि अगर बात करें इसके पहले सिम्टम के बारे में तो ये कब दिखता है और इसमें जनरली कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और जिन्हें देखते ही डॉक्टर के पास आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना जाना चाहिए। यस, सो पहले तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसमें बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स थोड़े से, देयर इज नो, आई मीन देयर आर वेरी फ्यू स्पेसिफिक सिम्टम्स। एक सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग होता है, तो दैट इज द मोस्ट कार्डिनल सिम्टम और सबसे कॉमन सिम्टम जो और अर्लीस्ट सिम्टम जो पाया रहता है। सेकेंड इज अगर सफेद पानी ज्यादा जाता है और वो कंटिन्यूअस जाता है तो वो एक सिम्टम हो सकता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में अगर मेंसेस के बीच में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अगर जब ब्लीडिंग होता है तब दैट इज ऑल्सो वन साइन। बट ये आपको ये जानना है कि अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमारे पास एडवांस स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज सिम्टम्स आर निग्लेक्टेड। ऐसे लगता है कि ये सिम्टम का वजह कुछ और रहेंगे, या आई मीन so that's why majority of women वो ज्यादातर मेडिकल हेल्प नहीं ये करते हैं, एंड देन दैट इज द रीजन 70% पेशेंट, 70% पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेज में आते। तो ये 3 सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एडवांस स्टेज में बाकी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, पैर में दर्द होना, या वेट लॉस होना, वेट कम होना, ये सब सिम्टम्स है। ओके डॉक्टर, जैसे कि
दो डॉक्टर्स हमें बता ही चुके हैं इसके बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली गई है, लेकिन मैं डॉक्टर देसाई से भी पूछना चाहूंगी कि इसके और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। ओके, जैसे कि पहले बताया है कि ये सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। ये वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। जिस सब स्ट्रेन से आप इन्फेक्शन हुआ तो कैंसर नहीं होता है। थोड़े ही स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनको हम हाईली इन्फेक्टिव बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स बोलते हैं। इनसे इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन परसिस्ट हुआ तो कैंसर होने की संभावना होती है। तो जिस चीजों से ये वायरल इन्फेक्शन होने का जो संभावना है वो बढ़ती है, जैसे कि अर्ली स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, कम उम्र पर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होना, क्योंकि ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। सो मोस्टली ये सेक्स करने के दौरान ट्रांसमिट होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अर्ली एज पर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गया, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या किसी का इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया हो, या किसी को कैंसर हुआ हो, सो कम इम्यूनिटी होने से वायरस क्लियर नहीं होता है बॉडी से, इसलिए ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। और बाकी के रिस्क फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग विल इंक्रीज द रिस्क, यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव अगर लॉन्ग टाइम से लिया हो तो ये भी उसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। ओके, आपने एचपीवी वायरस की बात की, तो ये जैसे आपने कहा कि ये फीमेल्स में जैसे वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट के दौरान आ जाता है, तो क्या ये मेल को भी इतना इफेक्ट कर सकता है या कुछ सिम्टम्स उनमें भी देखे जा सकते हैं? यस, एचपीवी वायरस सिर्फ सर्वाइकल कैंसर का कारण नहीं है, वो एनोजेनाइटल कैंसर कर सकता है, मेल्स में पिनाइल कैंसर कर सकता है, ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। सो ये सारे कैंसर्स मेल्स में पिनाइल कैंसर हो सकता है और एनोजेनाइटल कैंसर दोनों में हो सकता है। तो मेल्स में भी ये कैंसर का कारण बन सकता है। तो डॉक्टर, जैसे हमने जाना कि ये सेक्सुअली एक्टिविटी से ज्यादा होता है, तो क्या पुअर जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है वो भी इस पे इफेक्ट करती है? क्या ये भी एक कॉज हो सकता है? यस, डेफिनेटली पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से बार बार इन्फेक्शंस होने का चांस है, और जितनी ज्यादा इन्फेक्शंस हैं बॉडी में आती हैं उतनी आपका इम्यून रिस्पॉन्स यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होती है शरीर की। तो जैसे कोविड में हम सब ने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग है वो कोविड को ओवरकम कर गया, जो बीमार था पहले से वो और ज्यादा उसमें उसकी जान चली गई। इसी तरीके एचपीवी इन्फेक्शन है, अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, इन्फेक्शंस रहित है, तो वो आपकी बॉडी ने लड़ाई करी और एचपीवी को हरा दिया, तो इन्फेक्शन आई बॉडी में, क्लीन हो गई और कैंसर में नहीं बदली। बट अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है तो आपका लंबा टाइम एचपीवी से एक्सपोजर हो गया तो वो उन्होंने आपके शरीर में कैंसर ला देना है फिर। ओके डॉक्टर, जैसे कि अब तक की कॉन्वर्सेशन में हमें ये समझ आ गया है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सर्विकल कैंसर, तो डॉक्टर रोहित से मैं ये सवाल करूंगी कि जो इसकी वैक्सीनेशन है उसकी क्या टाइमलाइन है, क्या क्यूरेबल है, और इसकी कॉस्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि हम अभी ये चर्चा में हमें ज्ञान मिला है कि मेजॉरिटी 90% ऑफ केसेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ वायरस कॉल्ड एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अभी जो वैक्सीन जो है वो वैक्सीन है ये वायरस के अगेंस्ट है, जैसे बाकी वैक्सीन रहते हैं, पोलियो का वैक्सीन रहता है या बाकी चीज का भी वैक्सीन रहता है, तो वैक्सीन इज सिमिलर टू दैट। अभी इसका रिकमेंडेड गाइडलाइन है कि द बेस्ट गाइडलाइन कि हम इसको 9 और 13 के बीच में दे दें। इसका बॉटम लाइन या मेन उद्देश्य ऐसा है कि इसको वैक्सीन शुड बी टेकन बिफोर समबडी सेक्सुअली एक्टिव, मतलब इसको पहले सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लेना है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। क्योंकि एक चीज हमें जानना चाहिए कि वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, बट एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर वैक्सीन वो इन्फेक्शन को नहीं निकाल सकता। बट एक सॉफ्ट इंडिकेशन ऐसा भी है कि हम इसको 26 साल तक भी दे सकते हैं। अभी वैक्सीन जो है ये 2 टाइप के या 3 टाइप के वैक्सीन है अभी जो अवेलेबल है मार्केट में। मेजॉरिटी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो स्ट्रेन 16 और 18 है, दे कॉज मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर। सो हालांकि सब जो वैक्सीन मार्केट में है वो दे एक्ट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन।
इन थोड़ा सिंपल टर्म्स में इसको 3 डोज में देना चाहिए। 1 डोज अभी पहले, 1 डोज 1 महीने के बाद और 1 डोज 6 महीने के बाद। लगभग कॉस्टिंग वुड बी इन माय ओपिनियन समवेयर बिटवीन 7 to 8,000। बट इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी हमारा इंडियन मेड वैक्सीन भी मार्केट में आया है। जो अभी तक जो हमारे पास वैक्सीन थे वो विदेश के थे, बट अंडर आत्मा भारत स्कीम इंडियन वैक्सीन्स हैव आल्सो कम इन द मार्केट एंड व्हिच आर एज गुड। तो उसकी वजह से द कॉस्ट इज क्वाइट लेस। तो डॉक्टर्स, जहाँ पर हमने बात करी है इसकी ट्रीटमेंट मतलब इसके वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन आपने यहाँ पर ये भी कहा कि ये बिफोर सेक्सुअली एक्टिविटी के पहले देना जरूरी है। अगर एक बार वायरस बॉडी में चला जाता है तो फिर इसका क्योर करना थोड़ा मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल भी हो सकता है। पर कोई केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें अगर एक बार आपको वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन क्या बाद में इसको लगा सकते हैं, एक टाइमलाइन में ही इसको लगाना जरूरी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि बाद में वैक्सीन लगा सकते हैं, बट वैक्सीन का जो उद्देश्य है कि वो इन्फेक्शन जो प्रिवेंट करना है और कैंसर प्रिवेंट करना है, उसमें वो उसका इफिकेसी कम आ जाएगा। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि डॉक्टर नीना ने भी बताया है कि हर एक जिसको एचपीवी एचपीवी इन्फेक्शन होता है उसको कैंसर नहीं होता है। इट इज ओनली 0.01% ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको इन्फेक्शन होता है, उनको अगर लंबा टाइम पे अगर इन्फेक्शन होता है तो वो कुछ चेंजेस करता है सर्विक्स में, जिसकी वजह से कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसको कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं हमारे शरीर में प्री कैंसरस फेज से कैंसरस फेज आने में। तो ये डरने का बिल्कुल बात नहीं है कि जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको कैंसर हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज ओनली 0.01% of individuals who have the vaccine get cancer। पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है इस वैक्सीनेशन के बारे में। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनमें कैसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो जिसने अभी तक ट्रायल्स में बताया है कि हम सर्वाइवल इंप्रूव कर सकते हैं, वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या है? स्क्रीनिंग मतलब आप रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएंगे। तो स्क्रीनिंग के 2-3 प्रकार है। जैसे एक तो पैप्समियर जो सब जगह पे अवेलेबल है, रेकमेंडेड गाइडलाइन है कि 3 साल में एक बार पैप्समियर कर लेना चाहिए। दूसरा एक टेस्ट है जिसको एचपीवी डीएनए टेस्ट बोलते हैं। वो एचपीवी डीएनए टेस्ट और पैप्समियर अगर आप साथ में करेंगे तो उसको 5 साल में एक बार ही करना होता है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे रिसोर्सेस इतने अच्छे नहीं है, मतलब पैप्समियर और एचपीवी के लिए रिसोर्सेस लगते हैं, उसमें लैब लगता है, ट्रेंड पर्सनल लगते हैं। स्पेशली हमारे रूरल इंडिया के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। मतलब ये नॉर्मल टर्म्स में एसिटिक एसिड लगा के सर्विक्स को एग्जामिन करना। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये तीनों टेक्नोलॉजीज ने ऐसा दर्शाया है कि हम लाइफ काफी बचा सकते हैं, क्योंकि हम ये जो कैंसर है, कैंसर के पहले के स्टेज में, जिसको प्री कैंसर स्टेज बोलेंगे, वहीं पे पकड़ेंगे ताकि इसका 100% क्योर रेट्स होता है। ओके डॉक्टर, तो हमने यहाँ वैक्सीनेशन की भी बात कर ली। मैं यहाँ पर डॉक्टर देसाई से जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन के अलावा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, अगर हम इसमें लाइफस्टाइल की बात करें, या अगर हम और कोई प्रिवेंटिव मेजर्स में ले सकते हैं तो? जैसे कि डॉक्टर रोहित ने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम स्क्रीनिंग करें। जो रेगुलर स्क्रीनिंग होता है, जो 21 इयर्स के एज से शुरू होना होता है, अप टू 30 इयर्स 3 ईयरली पेप्समियर अगर अवेलेबल है तो। अगर अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड एंड डुगल्स आयोडीन भी इक्वली आर गुड इनफ। लेकिन स्क्रीनिंग होना चाहिए। 30 इयर्स के बाद एचपीवी डीएनए से भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर आप पेप्समियर और एचपीवी डीएनए साथ में कर रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग का जो इंटरवल है वो 5 साल में बढ़ा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग इज वन मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग दिस कैंसर। अदर्स जैसे कि बाकी के जो रिस्क फैक्टर्स है, वो हमें रिस्क फैक्टर्स रिड्यूस करने हैं ताकि एचपीवी इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये रिस्क फैक्टर क्या है कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी है,
तो हमारे चिल्ड्रंस को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी देना, अच्छा मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में जानकारी देना, जो अर्ली चाइल्ड बर्थ होता है वो प्रिवेंट करना, चाइल्ड बर्थ लेटर हो जाए, चाइल्ड बर्थ के बीच में डिफरेंस होना जरूरी है, 2 to 3 years का गैप रहना चाहिए, सो दैट सर्विक्स गेट एडिक्वेट टाइम टू रिकवर। खुद का इम्यूनिटी बढ़ा के रखना चाहिए। सो हैविंग गुड लाइफस्टाइल, जैसे कि ओबेसिटी प्रिवेंट करना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सारी चीजों से अपना एचपीवी से इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाएगा और सर्विक्स का कैंसर होने का रिस्क हो जाएगा। तो इस कैंसर से जुड़ी हुई हमने काफी बातें की हैं और काफी इंफॉर्मेशन भी मिली है, लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई बात है और महिलाओं से जुड़ा हुआ कैंसर है, तो महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इफेक्ट करती हैं। मैं डॉक्टर नीना से जानना चाहूंगी, क्या ये कैंसर महिलाओं की फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट डालता है? सबसे पहले तो मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, पुरानी जो हमारी बातचीत चल रही है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी लेडीज, औरतें डर के मारे नहीं आती हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, कि उनको लगता है कि इसमें दर्द होगी। तो ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है आम ऑडियंस को कि ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीटली पेनलेस टेस्ट होते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होती है इसमें। और दूसरी चीज कि इनको रेगुलरली कराने से ये मैसेज जाना जरूरी है कि कैंसर से बचाव के लिए है, ये सिर्फ कैंसर पिक करने के लिए नहीं है कि उनको डर लगता है कि हम जाएंगे टेस्ट कराएंगे तो कैंसर निकल आएगा हमारा। तो ये एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्री पैप्समेयर कैंप्स लगते हैं लेकिन लोग डर के मारे आते ही नहीं है कि कैंसर निकल आएगा, वो कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे को ये क्लियरली मैसेज एक हमारी तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से जाना जरूरी है कि हम ये कैंसर प्रिवेंटेबल है। अगर हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं तो हम इसको उस स्टेज पे पकड़ के ट्रीट कर सकते हैं कि नुकसान ना करे। तो दूसरी बात फर्टिलिटी की, डेफिनेटली बच्चेदानी का मुंह है, अगर बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर हो गया तो जाहिर सी बात है बच्चा ठहरना, क्योंकि उसके इलाज में बहुत बारी हमें कभी ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, कभी रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट अगर बच्चेदानी के मुंह पे होनी स्टार्ट हो गई है तो उसका मां बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट डेफिनेटली अगर समय रहते इसका इलाज करें अगर हम, तो बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, उसको कभी हम हीट से जलाते हैं, कभी ठंडे से जलाते हैं, कभी उसका छोटा टुकड़ा लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे फर्टिलिटी भी प्रिजर्व करी जा सकती है और बाद में वो जाके माँ भी बन सकती है। जी। So in addition to what Dr. Neena has said, जैसे है पहले जैसे इसका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट था कि आप पूरा बच्चेदानी निकाल दो, बट इन अ सिचुएशन वेयर यहाँ पे कुछ महिलाओं में जिनको प्रेगनेंसी आगे जाके प्लान करना है और उनका बहुत ही अर्ली स्टेज का बीमारी है जिसमें छोटा ट्यूमर है, तो इनमें हम कंजर्वेटिव सर्जरी कर सकते हैं जिसको मेडिकल टर्म्स में ट्रैकिलेक्टमी बोलते हैं। तो जिसमें आप सिर्फ बच्चेदानी का मुंह, जिसको इंग्लिश में सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स और साइड वाला टिश्यू निकाल सकते हैं और यूट्रस को फिर से वजाइना से जोड़ सकते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी बोलते हैं। तो इसके बाद महिला प्रेग्नेंट हो सकते हैं और नॉर्मल अपना लाइफ भी जी सकते हैं। जी, डॉक्टर संपदा कुछ कहना चाहती हैं इसी बात पर? इस सर्जरी के अलावा जो डॉक्टर रोहित ने बताया, जिसको हम ट्रैकिलेक्टमी बोलते हैं, अगर अर्ली स्टेज में ट्रैकिलेक्टमी हम तब तक करते हैं जब ट्यूमर का साइज छोटा हो, 2 सेंटीमीटर से छोटा हो, हमें वो आगे कहीं पर भी लिम्फ नोड्स में ना फैला हो, ऐसे जगह पर हम सर्जरी इंडिकेटेड है और कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर वो अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए। लेकिन ज्यादातर, जैसे कि हमारे देश में ज्यादातर बीमारी इससे ज्यादा स्टेज में आती है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर रहता है, तो ये ऑप्शंस पॉसिबल नहीं रहते हैं। इसमें हमेशा स्पेशली अर्ली स्टेजेस में हम असेस करते हैं कि जो ओवरीज है उनको हम बचा सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ओवरी में स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आइदर हम उनके एग्स रिट्राइव करके एम्ब्रियोस बना के रख सकते हैं, या ओवरीज को ऊपर, इवन बाद में अगर पेशेंट को रेडिएशन का ट्रीटमेंट लगा, हमने पूरा यूट्रस निकाला, रेडिकल
करके और रेडिएशन का ट्रीटमेंट लगा तो भी हम ये ओवरी सुपर के भाग में शिफ्ट करके रखते हैं ताकि ओवरी से ओवम मिल जाए और लेटर ऑन किसी दूसरे का बच्चादानी लेकर, जिसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं, उससे उनको उनका बच्चा हो सकता है। ओके, यहाँ पर हमने फर्टिलिटी की बात भी कर ली और कई महिलाओं को इस पर भी काफी क्वेश्चंस यही रहता है मन में कि अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे आपने अब क्लियर कर ही दिया है कि वो माँ बन सकती हैं अगर प्री स्टेज पर ही उसको क्योर कर लिया जाता है। तो अब हम वैसे ही मेनोपॉज की बात करेंगे कि महिलाओं को मेनोपॉज के बाद क्या ये कैंसर अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। हाँ डॉक्टर रोहित, आप क्या इस पर? जैसे कि हमने बताया, हमने डिस्कशन में ये किया है कि ये कॉमनेस्ट एज ग्रुप इज बिटवीन 40 to 60, बट एवरेज एज अगर आप मेनोपॉज का हमारे इंडियन महिलाओं में देखेंगे तो इट इज बिटवीन 47 to 54। सो कुछ महिला ऐसे भी है जिनको मेनोपॉज में भी ये कैंसर अफेक्ट कर सकता है। तो उनमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो डिपेंडिंग ऑन द एज और स्टेज के हिसाब से ही रहेंगे। तो उनमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज द कार्डिनल सिम्टम। इवन अगर एक सिंगल एपिसोड भी है तो भी उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर। जी डॉक्टर नीना। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि तभी हम जो स्क्रीनिंग है हर 3-3 साल में पैप्समेयर करके या एचपीवी के साथ हम कंबाइन करके अगर स्क्रीनिंग करते हैं और अगर एचपीवी भी ठीक आया है और आपका पैप्समेयर भी ठीक आया है, इसको बोलते हैं को टेस्टिंग, यानी दोनों टेस्ट इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये हर 5 साल में हम रिपीट कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड स्क्रीनिंग है वो 65 इयर्स तक बोली गई है कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हर 3 साल में पैप्समेयर कर रहे हैं और आप 65 साल तक करते रहे हैं। तो इसीलिए करना 65 साल तक जरूरी है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है ना। तो अगर 65 तक आपके पिछले 3 पैप्समेयर टेस्ट हर 3 साल ठीक आए थे, फिर हम स्क्रीनिंग गिव अप कर सकते हैं कि चलो ये लेडी 65 तक पहुंच गई है, इसकी बॉडी में ना एचपीवी आया है ना कोई सेल में चेंज आया है, तो चलो अब हम स्क्रीनिंग बंद कर सकते हैं जी। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में भी होता है, लंबा टाइम लेता है ना ये कैंसर बनने में, 2 दिन में नहीं बनता है, 5 साल 10 साल, जैसे डॉक्टर रोहित ने बोला 10 साल लग सकते हैं। आज आपकी बॉडी में एचपीवी इन्फेक्शन आई है, वो लंबा टाइम रही तो 10 साल बाद कैंसर करेगी। तो इसीलिए स्क्रीनिंग 65 तक करनी है और पोस्ट मेनोपॉजल तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके डॉक्टर, तो जहाँ पर कैंसर की हम बात करें, सर्विकल कैंसर का एक नेचर है कि अगर वो आप पूरी तरह से उससे ठीक भी हो गए हैं तो उसमें दोबारा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं या कभी कम भी रहते हैं। तो क्या सर्विकल कैंसर भी उन्हीं कैंसर की तरह है या पूरी तरह से ठीक हो सकता है या दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर कैंसर का तो रिकरेंस का चांस रहता है, बट इसमें अर्ली स्टेज में अगर आप इसको पकड़ेंगे और सही तरीके से ट्रीटमेंट अगर लेंगे तो इसमें रिकरेंस का चांस कम है। गिवन अ चॉइस, स्टेज 1 में इसके क्योर रेट्स आर मोर देन 90 to 95%, बट इसमें सतर्क भी रहना जरूरी है ताकि हर एक पेशेंट को हम बोलते हैं कि एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल तक तो फॉलोअप में रहना जरूरी है, क्योंकि थियोरेटिकली कैंसर कोई भी स्टेज का हो वो वापस आ सकता है। हालांकि अगर एडवांस स्टेज में अगर कैंसर है तो उसके वापस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि कितना एग्रेसिव ट्यूमर है। कुछ हिस्टोलॉजिकली ट्यूमर्स रहते हैं जो थोड़ा फास्ट ग्रोइंग रहते हैं और थोड़ा एडवांस टाइप के रहते हैं, थोड़ा एग्रेसिव ट्यूमर्स रहते हैं, उनमें वापस आने का चांस ज्यादा रहता है। जी नीना, एक बात और बहुत जरूरी है, बहुत बारी पेशेंट्स को ये लगता है कि मैंने तो अब वैक्सीन लगवा ली, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो कैंसर हो ही नहीं सकता, मेरी वैक्सीन लगी हुई है। बट वैक्सीन की एफिकेसी यानी कैंसर से बचाने की शक्ति मात्र 95% है। सो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम है उसमें अपने आप को एनरोल करना है, स्क्रीनिंग करते रहना है। तो इसी तरह कैंसर होने के बाद भी सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है।
जी डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर रोहित ने ये बोला कि जेनेटिकली भी ये कैंसर अगर होता है, तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि जेनेटिकली इसके होने के चांसेस कितने होते हैं? नहीं, ये कैंसर हालांकि इसमें ज्यादा जेनेटिक का प्रिपॉन्डरेंस नहीं है, मतलब जेनेटिक जैसे बाकी कैंसर्स रहते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, मतलब ओवरी का जो कैंसर रहता है उनमें अराउंड 25% चांस है, 20 to 25% कि ये जेनेटिकली लिंक्ड रहता है। वैसे सर्वाइकल कैंसर में इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जेनेटिक लिंक नहीं पाया है। जी, यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई बात है तो यूट्रस कैंसर और सर्विकल कैंसर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये सेम ही है या ये अलग अलग दो कैंसर हैं। इस पर डॉक्टर देसाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी का मुंह का कैंसर, यानी नीचे वाला भाग जो हमें दिखता है, जो स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास हमें दिखकर हम उसका पेप्समियर ले सकते हैं, वो पार्ट सर्वाइकल कैंसर है। और यूट्राइन कैंसर यानी बच्चादानी के अंदर का जो लाइनिंग होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका कैंसर होता है, उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। अभी ये दोनों कैंसर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एचपीवी मोर देन 90% ऑफ द टाइम वो एचपीवी के इन्फेक्शन से बनता है। और जो यूट्राइन कैंसर है ये कैंसर मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ज्यादा एस्ट्रोजन होने से वो लाइनिंग बढ़ जाता है और उसमें कैंसरस चेंजेस आ जाते हैं। दोनों के प्रेजेंटेशंस भी दो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में दोनों के प्रेजेंटेशन की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना दोनों के एक ही हो सकते हैं, लेकिन जब ये साइंस है उनके, जब किसी को आए तो आकर दिखाना है वेदर वो यूट्राइन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, वो डॉक्टर जांच करके डिफाइन करेंगे ये सर्वाइकल कैंसर है, ये यूट्राइन कैंसर है। दोनों के ट्रीटमेंट के तरीके भी डिफरेंट है। जैसे कि अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर में हम सर्जरी ऑफर करते हैं, लेकिन जब वो बड़े साइज का होता है या थोड़ा सा एडवांस होता है तो रेडिएशन उस पर इक्वली काम करता है। अर्ली स्टेजेस में भी सर्वाइकल कैंसर में रेडिएशन काम करता है, लेकिन ये चीज यूट्राइन कैंसर के बारे में नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि यूट्राइन कैंसर में सर्जरी ही सबसे अच्छा तरीका है ट्रीट करने का। तो ये दोनों डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पेप्समियर जो है वो मोस्टली हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, लेकिन 5 to 10% ऑफ द टाइम अगर यूट्राइन कैंसर भी है, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, तो एबनॉर्मल सेल्स आ सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्राइमरी टेस्ट। पेप्समियर इज नॉट अ प्राइमरी टेस्ट टू स्क्रीन यूट्राइन कैंसर्स। जी डॉक्टर नीना, जैसे कि सर्विकल कैंसर में अवेयरनेस बहुत कम है, महिलाओं को इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे या आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसकी अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली एवरी टाइम यू, अभी देखो जो बिजी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे पेशेंट लोड इतना ज्यादा है कि बात करने का टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। पब्लिक अवेयरनेस है टुवर्ड्स दिस कैंसर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। तो जैसा कि मैं पहले भी कहा कि हमारे को अपॉर्चुनिस्टिक यानी अवसर मिलते ही इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। पेशेंट किसी भी वजह से हमारे पास आया है, अगर उसकी साथ में बेटी है, तो 1 मिनट ये पूछ लेने में क्या आपकी बेटी 9 साल से ऊपर है, क्या इसको स्कूल में की तरफ से वैक्सीन ऑफर की गई है, क्या इसने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाई है। हमारे जो वेटिंग एरियाज है उसमें स्टैंडीज होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स पब्लिक अवेयरनेस के लिए होते रहने चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी एफर्ट सब मिलकर के जाती हैं बाहर पब्लिक को अवेयर करने में। सोशल मीडिया पे इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। एज डॉक्टर्स हमारे को छोटे छोटे, इवन इन सोशल गैदरिंग्स, इफ समबडी आस्क्स अस, कोई हमारे से इस बारे में बात करता है तो हमें जरूर अच्छे से जवाब दे देना चाहिए ऐसी चीजों का। Can I just make one point? Yeah. So also जैसे डॉक्टर नीना ने तो प्रिवेंशन के बारे में बताया है, बट ऐसा है कि एक मेंटेलिटी है कि अगर किसी ने कैंसर का वर्ड सुन गया या किसी को डायग्नोसिस कैंसर का हो गया तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी सब खत्म हो गया, बट ऐसे नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी काफी बड़ा है, सर्जिकल टेक्निक्स हैव इम्प्रूव्ड,
रेडिएशन के अच्छे टेक्निक्स इंप्रूवमेंट हुए हैं, काफी कीमोथेरेपी में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब में अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो भी गया तो ऐसा नहीं है कि सब वर्ल्ड खत्म हो गया या वो उनमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम कोई भी सिम्टम निग्लेक्ट ना करें, इसको जल्द से जल्द रिपोर्ट करें ताकि हम इसको प्री कैंसरस या अर्ली कैंसरस में पकड़ सकते हैं, जिससे क्योर रेट्स बाय ट्रीटमेंट आर एक्सेलेंट एंड पूरा जो है आप ट्रीटमेंट के बाद जाके पूरा अपना नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक बार ये हो गया तो यू विल हैव टू सफर फॉर लाइफ टाइम। देयर आर पेशेंट्स हु टेक द ट्रीटमेंट एंड गो ऑन एंड लीड एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। So that is what I want to say. तो सर्विकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस जो है वो की पॉइंट है और इसी के जरिए आप इसे क्योर भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। और अगर इससे घबराहट है, कैंसर जैसे वर्ड से आपको घबराहट है, तो उसके लिए अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा जरूरी माध्यम है। और इस प्रोग्राम के जरिए हमने कोशिश की है कि हम अपने व्यूअर्स तक अवेयरनेस लेकर जाएं। और डॉक्टर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए दी है। स्वास्थ्य चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर हम अगली बार फिर से आएंगे स्वास्थ्य चर्चा में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।